अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप सबको ग्रुप में मैसेजेस कर दिए हैं, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं ताकि मोस्टली हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें और जहाँ से हमारा रब्त टूटा था हम वहीं से ज्वाइन कर सकें, वहीं से कंटिन्यू कर सकें। ठीक। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ तेज़ी से कर रहे हैं। हम एक एक आध मिनट और इंतज़ार करते हैं। और हम बात कर रहे थे जवेरिया नईम से। और नई जवेरिया नईम के साथ एक और स्टूडेंट भी थी, वो जैसी ज्वाइन करती हैं हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको सेम लिंक इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। आप 30 सेकेंड्स और इंतजार करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जवेरिया नईम, आप तैयार रहिएगा, आप ही से हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, जवेरिया नईम के साथ एक स्टूडेंट और थी, मुझे फिलहाल दिख नहीं रही। जी तनवीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। राबिया तनवीर। हाँ ठीक है, राबिया तनवीर है। याद आ गई, राबिया तनवीर हमारे पास मौजूद हैं, जवेरिया नईम भी हमारे पास मौजूद। ठीक है, तो अब शायद हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। ग्रुप में एक मैसेज आ रहा है, बस वो देख कर स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक, सही है जी। चले हम स्टार्ट करते हैं। बाकी हमें बीच में ज्वाइन करते रहेंगे। बच्चों, हमारा जो लास्ट था वो हम जहाँ तक पहुंचे थे कि हमें एक ऑल्टरनेट डेवलप करना था। वो ऑल्टरनेट की लिस्ट हम कर चुके थे, स्टेप नंबर 4 तक कर चुके थे। अब स्टेप नंबर 5 में थे। जवेरिया नईम जी, कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ से। यस सर। सर हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें हमारे प्राइस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पावर यूसेज और वर्किंग कैपेसिटी। ठीक है, अब तो स्टेप हमारे पास 5 में हम एनालाइज करेंगे ऑल्टरनेट्स को। ऑल्टरनेट्स की लिस्ट हम बना चुके हैं स्टेप नंबर 4 के अंदर। अब 5 कैसे चलेगा? सर 5 में जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हम उसको वन बाय वन देखेंगे। जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे कौन सी जो हमारी नीड है वो फुलफिल कर रहा है, कौन सी ऑल्टरनेटिव। अब ठीक है। हम इनको एक एक करके जो क्राइटेरिया है, प्राइस, वर्किंग कैपेसिटी और पावर यूसेज, उनको देखेंगे वो कितने दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इन क्राइटेरियाज को इस तरह से। ठीक है, क्राइटेरियाज को यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया। वन बाय वन इन क्राइटेरियाज को हमने रेट करना है। बिलफर्ज में हायर की बात करूंगा तो हायर इन टर्म्स ऑफ प्राइस मेरे लिए कितना बेहतर है। ऐसा प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 10 पे, तो इसका मतलब ये कि जो कंपनी है जो मुझे सबसे कम प्राइस ऑफर कर रही है, मैं उसे वेटेज दूंगा 10 आउट ऑफ 10। और जो मुझसे प्राइस मेरे हिसाब से या मेरे बजट से ऊपर जा रही है तो मीन्स मैं उसे रेटिंग थोड़ी सी कम दूंगा। अब इस हिसाब से रेटिंग करनी है। वर्किंग कैपेसिटी देखनी है हमने कितने टन का है, और उसके बाद पावर यूजेज के हिसाब से देखेंगे। चले मैं रैंडमली कुछ नंबर्स डाल देता हूँ।
एज्यूम करते हैं कि हमने कुछ एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स आए, ठीक है। आप जब आप काम करेंगे, डिसीजन देंगे, तो आप वन बाय वन जाके एक एक मॉडल को चेक करेंगे और उन्हें रेटिंग देंगे, ठीक है। कि एक्चुअली यहाँ पे अगर प्राइस की रेटिंग 7 आई है तो इसका मतलब ये कि हायर जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो मेरे बजट से बहुत ज्यादा है, फ्लिप्स जो चार्ज कर रहा है वो मेरे बजट के हिसाब से आ रहा है, तो मैंने उसे 10 आउट ऑफ 10 दे दी है। फिर उसके बाद पावर यूजेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं जो पावर यूजेज देखना चाह रहा हूँ, हायर सबसे अच्छा दे रहा है, मीन्स कम पावर यूजेज ले रहा है। और मैंने यहाँ पर ओरिएंट को और एसर को कम रेटिंग दी है 5। इसका मतलब ये कि पावर यूजेज इनकी ज्यादा है और वो मेरे लिए ज्यादा बिल लेकर आएगा, और चूंकि मैं कॉस्ट कटिंग के स्टेज में हूँ तो मेरे लिए ये फेवरेबल नहीं रहेगा। इस तरीके से आपने वन बाय वन जाकर एक एक ब्रांड को चेक करना है और उसको तीनों क्राइटेरिया की बेसिस पर रेट करना है। हमने टाइम कम था तो हमने ये रैंडम नंबर्स ले लिए। अच्छा बच्चों, अब ये हो गया स्टेप नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट। अब मेरा सवाल है, और सवाल है मेरा राबिया तनवीर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि आप काफी देर से हाथ उठाए रखी थी, तो आपको मौका देते हैं बेटा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 कैसे परफॉर्म करेंगे? सर स्टेप नंबर 6 में हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हम मतलब अगर आपको अगर हमारे पास जो जिसका भी सबसे आपके वेटेज के हिसाब से अगर आपका हाईएस्ट आ रहा है तो फिर आप वो अल्टरनेटिव चूज करेंगे। तो मीन्स आप ये कह रहे हैं जो मेरे नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स को मैं प्लस कर दूं? यस सर। अच्छा चलो मैं यहाँ रोकता हूँ, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज जरूर बताइएगा। मैंने इसको प्लस किया और जो नंबर्स आ रहे हैं मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट किसके आ रहा है? सर मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस थोड़ी होगा। यहाँ रुके मैं लेता हूँ आपके जवाब ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका आ रहा है? हायर का। हायर एलजी। नहीं नहीं एलजी का। एलजी का LG सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, जब मैं एलजी का सबसे ज्यादा आ रहा है तो मैं जब देखता हूँ तो एलजी के नंबर्स 28 आ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, तो जहन ये कहता है कि एलजी को सिलेक्ट कर लो। अब जरा मैं एलजी के नंबर्स देखता हूँ वन बाय वन जाके। मैं एलजी के नंबर्स देखता हूँ तो एलजी मुझे पावर में दे रहा है 9 आउट ऑफ 10। मीन्स पावर में ये इतना अच्छा, प्राइस में इतना अच्छा नहीं है, 9 आउट ऑफ 10 दे रहा है। हालांकि उससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है फिलिप्स। और मैं जब डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया की बात की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा प्राइस में था। मीन मुझे सबसे सस्ता एसी उठाना चाहिए था, एलजी सबसे सस्ता नहीं है। अच्छा एलजी सबसे अच्छा कहां पर है? एलजी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्किंग कैपेसिटी में, 10 आउट ऑफ 10 ले रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से वर्किंग कैपेसिटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने वर्किंग कैपेसिटी को सिर्फ 7 रेट दिया हुआ है, दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर चूंकि वेटेज आ जाता है बहुत ज्यादा, मैंने वेटेज दे दिया है क्राइटेरिया को, तो अब यहाँ पे जो ये नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर्स को सम करना सही आंसर नहीं है। मुझे करना क्या होगा, इसे वेटेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक स्टेप अप्लाई करते हैं, और वो स्टेप अप्लाई कैसे होगा? हाथ रेस कीजिएगा, कौन बताना चाहेगा? राबी अपना माइक म्यूट कर दें, हाथ रेस करें, अगला स्टेप कौन बताएगा? हाथ रेस करें, अगला स्टेप कौन बताना चाहेगा? ठीक, इंशाल इंशाल जी बताइए जी कैसे होगा अगला स्टेप? सर उसमें ये होगा कि जो हमने क्राइटेरिया में वेटेज दिए ना उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे अपने जो अल्टरनेटिव से जो वेटेज है, सही है। अच्छा इंशाल मैं देन करता हूँ, वो मुझे ऐड कर। बताइएगा मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। सर ठीक है, मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से ऑल्टरनेट्स लिए और ऑल्टरनेट्स को नीचे कॉपी कर दिया ताकि मुझे दिखें ओरिजिनल नंबर्स क्या थे और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स क्या आए। फिर इसके बाद मेरे पास ये था क्राइटेरिया से मैंने क्राइटेरिया का लिस्ट लिख दिया। अब इसके बाद ये जो वेटेज थे, आप ये कह रहे हैं वेटेज को मैं वन बाय वन मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने वेटेज को भी हर प्राइस के ऊपर, प्राइस का वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर 7 जो कि यहाँ लिखा था, और पावर के ऊपर 9 वेटेज मैंने लिख दिया। अच्छा अब इसके बाद मैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, इस 7 को मल्टीप्लाई करवा दूं इस 10 के साथ, ऐसे ही कह रहे हैं आप? यस सर। और इस 9 को मल्टीप्लाई करवा दूं इस 7 के साथ, और इस 9 यस को मल्टीप्लाई करवा दूं इस 9 के साथ, ऐसे ही कह रहे हैं आप? यस सर। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही मुझे वन बाय वन सबके साथ करना है। लास्ट क्लास में हमने ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। क्या बच्चों सबको क्लियर है ये बात कि हमने लास्ट क्लास में की थी?
यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। अब हमने करना ये है कि मैं इनको वन बाय वन विद फॉर्मूला जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक, ये आ गया हमारे पास नंबर्स। अब ये जो नंबर्स आएंगे मैंने इसका टोटल लेना है, और अब बताइएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। LG। LG। LG है। अगेन LG, स्टिल LG इज अ विनर, तो हम LG ही को लेकर चलेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर पहले LG को क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले हमने इस पैरामीटर्स पे इनको एनालाइज नहीं किया था। जैसे ये मैं फिलिप्स हमारे जहन में आ रहा था कि फिलिप्स होना चाहिए, लेकिन फिलिप्स की रेटिंग जो है वो पावर यूजेज में बहुत कम है। अगर पावर यूजेज में ये थोड़ा सा बेहतर होता तो मैं फिलिप्स को लेकर चलता। अगर मैं लेट्स सपोज फिलिप्स 7 पे होता तो उस सूरत में चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। नहीं, अभी भी नंबर इसके बहुत कम। तो LG इज द राइट चॉइस फॉर अस, क्योंकि रेटिंग हमारे पास सबसे ज्यादा LG की आ रही है, तो LG को हम चूज करेंगे। मैं कुछ फॉर्मूलाज बना लेता हूं ताकि ठीक है। अब हमारे पास इस वक्त जो विनर है वो LG आ रहा है, और इस जगह पे ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं बिल्ड फर्स्ट रेटिंग चेंज करता हूं यहाँ पर कोई, तो हमारे पास जो विनर है वो जो इस सेल में दिख रहा है वो चेंज होता रहेगा। फिलहाल अब हमारा विनर है LG। बिल्ड फर्स्ट मैं यहाँ पे रेटिंग चेंज करता हूँ, और मैं कोई ऐसा ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसकी रेटिंग इससे बेहतर हो। बिल्ड फर्स्ट मैं एसर को चेंज करता हूँ, मैं एसर को कर देता हूँ प्राइस में सबसे बेहतर 10 पे ले आता हूँ, और वर्किंग कैपेसिटी में इसको पावर यूजेज में ये 5 पे है, इसको कुछ बेहतर करता हूँ, पावर यूजेज में इसकी 8 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 8 किया, और बेहतर करते हैं, इसको 9 पे लेके जाते हैं, स्टिल नंबर्स आर नॉट देयर, और वर्किंग कैपेसिटी की इसकी थोड़ी सी बेहतर। जैसे ही मैंने इसके नंबर चेंज किए, तो अब देखिएगा ये मॉडल खुद ब खुद हमें एसर दिखाना शुरू कर दिया, बिकॉज एसर के नंबर्स एक और हमारे फेवर में आना शुरू हो गए। अच्छा, तो अब जब डिसीजन ले रहे होते हो, जब मैनेजर्स को डिसीजन ले रहे होते हैं, तो मैनेजर्स के पास हमारे पास ये 4 5 6 7 कंपनीज हैं, तो उनके पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको वो देख रहे होते हैं एक साथ। तो उनको इसी तरह की कोई स्प्रेडशीट बनानी पड़ती है, कोई ऐसा मॉडल बनाना पड़ता है जिससे उनका डिसीजन थोड़ा सा आसान हो सके। और ये डिसीजंस लेने के लिए उन्हें मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को कोई ना कोई एक आध एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ताकि आपकी काम करने का तरीका थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अब देखो मैंने इसको पूरे शीट को रैंडम पे लगा दिया है, और जो सिलेक्शन मैंने ली थी उसको मैंने रैंडम, अब मैं बटन दबाता जाऊंगा, ये अब फिलहाल आंसर्स क्या है, फ्लिप। मैं फिर लेट सपोज नंबर चेंज करता हूँ, अब हायर आंसर आ गया। अब LG, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं इस एरिया में जो मैंने रेट दिए थे, और उस रेट की वजह से पूरा मॉडल चेंज हो रहा है, और मेरे पास आंसर्स यहाँ पर क्विकली आ रहे हैं, एसर आ रहा है। फिलहाल मैं फिर चेंज करता हूँ, अब हायर आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं शीट को रिफ्रेश करवा रहा हूँ नंबर्स को, तो मेरे पास चेंज होते चले जा रहे हैं। तो आपने भी जब आप काम करेंगे एक्चुअली, तो आपको इस तरह के कोई मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा जो इतना स्मार्ट हो कि आपके दिए हुए नंबर्स के बेस पर खुद ब खुद एनालाइज करे और आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सके। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है। तो आप लोगों ने ना सिर्फ मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, बल्कि इस तरह के कोई टूल्स भी सीखने हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले में थोड़ी सी तेज हो और बेहतर हो। तरक्की का तरीका या तरक्की का टूल जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आप दूसरों के मुकाबले में जल्दी परफॉर्म करना शुरू करते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करती शुरू के दिनों में। तो अगर आप शुरू के दिनों में रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देंगे और बहुत तेजी से और बेहतर और अच्छे तरीके से और सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे, तो उनके जहन में आ जाता है अच्छा ये जो बच्चा है या ये जो एम्प्लॉय है हमारा, ये इसको हमने जो रोल दिया ये रोल इसके लिए बहुत छोटा है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, इसकी एबिलिटी स्किल्स के हिसाब से रोल बहुत छोटा है,
ये ऊपर या सीनियर रोल्स के लिए बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी आपको एक सीनियर रोल ऑफर कर देती है और आपको सीनियर रोल के लिए कंसिडर करना शुरू कर देती है। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर इन सारे टूल्स से इक्विप्ड हो चुके होंगे, इन सारे टूल्स आपने सीख लिए होंगे और इन प्रैक्टिस आ चुके होंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने लेट्स सपोज सिलेक्ट किया कि हायर, जो रेटिंग नंबर्स आए इसमें हायर हमारे लिए सूट कर रहा है, बिकॉज हायर की रेटिंग देखें 1077 सूट कर रही है, सबसे ज्यादा रेट 239 आ रहा है और रेटिंग में सबसे ऊपर है, तो हमने इसे ले लिया। अच्छा, अब सिलेक्ट इन स्टेप नंबर 6 हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, और ये मुझे कौन बताएगा, रेज योर हैंड। स्टेप नंबर 7 में क्या था, मैं चाहूंगा गुलाम अली। गुलाम अली आप बताइए आप क्या करेंगे आज स्टेप नंबर 7। गुलाम अली। जी सर। जी बेटा, कैसे हैं और कहाँ हैं? सर बिल्कुल ठीक है, घर पे हैं। और थोड़ा देर से ज्वाइन किया है शायद आपने। स्टेप नंबर 7 बताइएगा क्या है। सर पुटिंग द chosen alternative into action। चले, अच्छा एक काम करें, गुलाम अली आपको हम थोड़ा सा इंतजार करने का मौका देते हैं, आप इंतजार कीजिए और मैं यही आंसर यही क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। राबिया बीबी, राबिया बीबी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बेटा अब स्टेप नंबर 7 में क्या है बेटा? चलो ठीक है, हम यही क्वेश्चन लेके चलो, जिस किसी को समझ में आता है स्टेप नंबर 7 क्या है, रेज योर हैंड ताकि हम उसका माइक अनम्यूट करें। ओके, सुमैया मुगल, ठीक है, माइक अनम्यूट कीजिएगा जी। सर अब ये जो आपने कंपनीज बताई थी, ठीक है, से तो सर इनमें से कोई एक चूज करनी है, जैसा कि प्राइस हमारे लिए फर्स्ट ओके पे था, उस हिसाब से देखना है कि इसकी प्राइस जो है वो सबसे 10 आउट ऑफ 10 है। अच्छा बहन, वो तो हम स्टेप नंबर 6 में कर चुके हैं, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेट हम सिलेक्शन कर चुके हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7 में क्या है? जी कोई और जिस किसी को जवाब आता हो, या समैया आप ही जवाब देना चाहें तो चले। हाँ, राबिया तनवीर को राबिया तनवीर जी। सर हम वो खरीद लेंगे अब। यस एग्जैक्टली, अब तो हमने सिलेक्शन कर दी है, सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स जो आपने चूज किया था उसे खरीद लेना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, उसको डिप्लॉय कर देना है उस ऑल्टरनेट को। ओके, स्टेप नंबर 7 में जाके हम खरीद लेंगे। और स्टेप नंबर 8 कौन बताएगा? स्टेप नंबर 8, रेज योर हैंड, किसको समझ में आता है स्टेप नंबर 8? ओके जवेरिया नहीं, आप रहने दें, आप काफी आंसर दे चुके हैं। एक और अरबाब अली, अरबाब अली आप आंसर कीजिएगा। चल अरबाब अली शायद, चले अब्दुल करीम आप आंसर कीजिएगा। सर ये देखेंगे कि हमारी जो डिजायर्ड आउटकम है वो उससे हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी डिजायर आउटकम क्या थी? सर जैसे प्राइस थी, वो प्राइस में हमें उस प्राइस में मिल गई, बाकी उसके अलावा जो है ना पावर यूसेज जो है ना उसकी उस हिसाब से है कि नहीं है, और उसकी जो वर्किंग कंडीशन है फिर वो भी जो है ना वो भी देखेंगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और मेरी प्रॉब्लम क्या थी इस पूरे शुरुआत में? सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी, तो प्रॉब्लम क्या थी? ये थी कि गर्मी है और वर्कर्स बार बार जो है ना वो ऑफ ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, गलतियां भी ज्यादा हो रही हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है ना हम इस डिसीजन पे आए कि हम एसी की जो है ना वो इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो जब एसी की इंस्टॉलेशन की और ये सारे मसले हल हो गए, सो इट मींस हमारा डिसीजन ठीक था। सही था। बस, शाबाश शाबाश। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बेटा, ये जो स्टेप्स हमने अच्छे तरीके से समझ भी लिए, और आपको याद है मैं शुरू में कहता भी था जब ये चैप्टर में आएगा तो इस पर टाइम लगाएंगे और रुक के काम करेंगे, और वी आर लकी इनफ कि हमें मौका मिल गया इस तरह से पढ़ने का, और हम इसी तरीके से इसको सीखना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन होगी, और प्रेजेंटेशन के अंदर यही 8 स्टेप्स हैं
जो आप लोगों ने प्रेजेंट करने, और मैं चाहूंगा कि आप एक केस लेकर आए, एक डिफरेंट केस लेकर आए और उस केस को आप प्रेजेंट करें। आप एक्सेल भले इस्तेमाल ना करें, कैलकुलेशन एक्सेल पे कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट के ऊपर, ताकि उस वक्त टाइपिंग का टाइम जाया ना हो आप लोगों का। ठीक है, ग्रुपिंग की बात हम ऑफ द क्लास करेंगे क्लास के बाद, और मैं चाहूंगा कि 2 लोग इसकी जिम्मेदारी लें। पहली जिम्मेदारी के लिए मैं नॉमिनेट करूंगा जवेरिया नईम, और सेकंड वन इज गुलाम अली। गुलाम अली और जवेरिया नईम बच्चे, आप दोनों का काम ये है कि आप लोगों ने मुझे ग्रुप्स बना के देने हैं प्रेजेंटेशन के, और हम प्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से। और परेशान होने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन क्लास है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जब आपने खुद देखा कि ऑनलाइन क्लास में हम बैठ के क्लास में इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही बात करें जैसे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको वैसे ही तंग कर रहा हूँ सवाल पूछ पूछ के, जैसे मैं क्लास में किया करता था। तो हम लोग प्रेजेंटेशन भी वैसे ही कर सकते हैं। तरीका ये होगा, बिल फर्स्ट 5 लोग सिलेक्ट होते हैं ग्रुप ए के लिए और 5 सिलेक्ट होते हैं ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप ए के लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक पावर पॉइंट बनेगी उनकी, ग्रुप बी की अपनी एक अलग पावर पॉइंट बनेगी। ठीक है, वो पावर पॉइंट जो होगी वो आप क्लास के दौरान मुझसे शेयर करेंगे। कैसे शेयर होती है, जैसे आप लोग इस जूम मीटिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी शेयर, स्क्रीन शेयरिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक कॉपी मेरे पास भी आ जाए। ठीक है, तो वो चाहे तो आप मुझे किसी तरीके से भिजवा दीजिएगा एक कॉपी, वो एक कॉपी मेरे पास रहे। स्क्रीन शेयर करेंगे, अच्छा स्क्रीन कोई एक साहब है जो शेयर करेंगे, तो चूंकि मैंने सेटिंग्स में सिर्फ खुद की स्क्रीन शेयर अलाउ की हुई है, तो इट्स गुड कि वो आप डॉक्यूमेंट मुझे भेज दें और स्क्रीन मैं अपनी शेयर कर लूंगा, और आप 1 बाय 1 अपना माइक मैं अनम्यूट कर दूंगा, और उसके बाद आप अपनी बात करें। बाइक मुकम्मल होती है तो आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का नाम बता दें, और वहां से वो कंटिन्यू करेंगे। और जब नेक्स्ट स्लाइड चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो कि नेक्स्ट स्लाइड, मैं नेक्स्ट स्लाइड चला दूं। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर इंटरवीन सर, लेकिन कितने ग्रुप होने चाहिए, मतलब कितने ग्रुप बनाने हैं? मुझे एटलीस्ट एक ग्रुप गुलाम अली बॉयज में से आप दे दें, और जवेरिया बहन एक ग्रुप आप दे दें गर्ल्स में से, और फिर हम देखते हैं कि कितने हम कर सकें, बिकॉज क्लासेस हमारे पास कम बची हैं और मैं चाह रहा हूँ सबकी प्रेजेंटेशन हो जाए। ठीक है, श्योर सर, ओके सर। अच्छा, एक बात बच्चों और याद रखिएगा प्रेजेंटेशन के हवाले से, वो ये कि आप जब प्रेजेंट कर रहे होगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब क्लासरूम के अंदर होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमें दिखती है कि आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, अंदाज क्या था, तो उससे हमें चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो मोस्टली आप लोगों की ऑडियो दिख रही होगी, ऑडियो सुनाई दे रही होगी, तो आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि ऑडियो ही से सबको सारी बात समझ में आ जाए। या फिर ये हो सकता है, एक मिनट, एक चैट में क्वेश्चन आया है, जो प्रेजेंटेशन कर चुके हैं क्या वो दोबारा दे सकते हैं? नहीं बेटा, जो प्रेजेंटेशन कर चुके हैं पहली प्रायोरिटी है कि वो लोग नहीं देंगे, लेकिन इन केस अगर ग्रुप्स कंप्लीट हो गया और सब दे चुके हैं और फिर प्रेजेंट किए हुए दोबारा प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन यू आर मोर देन वेलकम। सीखने से मना नहीं है किसी को, दोबारा देना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन तब जब सब हो चुके हैं। अभी पहले जो नहीं दे चुके हैं उनको मौका देते हैं ताकि वो भी परफॉर्म कर सकें, और वंस बिकॉज इसके मार्क्स हैं, ऐसा ना हो कि किसी बंदा जो कि सिर्फ इसलिए नहीं दे सका कि यार मेरी बारी नहीं आई थी और इस क्लासेस खत्म हो गए थे, तो पहले हम सबको मौका देते हैं, सबकी बारियां हो जाए, मार्क्स हो जाए सबकी, और उसके बाद हम आगे चलते। ठीक है जी, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। और अच्छा एक और चीज, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो जिस दिन आप लोग प्रेजेंट कर रहे होगे वो 5 लोग या 10 लोग, वो लोग कोशिश कीजिएगा थोड़े मुनासिब हालत में बैठिएगा, वो और अगर फिजिबल रहा तो शायद मैं आप लोगों की वीडियो भी ऑन करवा लूं प्रेजेंटेशन के दौरान। बिलफर्ज गुलाम अली साहब प्रेजेंट कर रहे हैं और गुलाम अली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो स्क्रीन मेरी शेयर होगी और साथ साथ में हो सकता है गुलाम अली को कहूँ कि आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लें ताकि आप बोलते हुए हमें दिखते भी। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल है, कोई नहीं करवाना चाहता नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल है, तो बी रेडी फॉर दैट ताकि हम लोग ज्यादा बेहतर तौर पे प्रेजेंटेशन वाला फील ले सके। ओके सर, ठीक है, और उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सही जगह पे बैठना पड़ेगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे बैकग्राउंड कुछ मुनासिब हो, पीछे कुछ घर के बर्तन ना दिख रहे हो हमें, और साथ ही साथ थोड़ी चेहरा थोड़ा मुनासिब किया हुआ हो, ऐसा ना हो कि बालों पे एक तरफ जा रहा हो और एक मशरिक और एक मगरिब की तरफ।
कोई मुनासिब शक्ल करके आइएगा ओके सर। if someone is willing to, then आज इस प्रेजेंटेशन में पीछे भी इंक्लूड पिछला भी इंक्लूड करना होगा। नहीं बेटा, प्रेजेंटेशन के अंदर यही 8 स्टेप्स मैंने बताए, यही 8 स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने। टॉपिक यही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस इज योर टॉपिक। आपने यही स्टेप्स लेके चलने। आप महाम अकरम कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? अब प्लीज अपना माइक, ठीक है, माइक मोस्टली सब लोग अपना। अच्छा जी, मैं अब एक काम कर रहा हूँ, आप सब लोगों से ये राइट्स ले रहा हूँ कि आप अपना माइक खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। अब किसी के पास राइट नहीं है। गुलाम अली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा तो मुझे चैट पे बता दें। गुलाम अली अपना माइक अनम्यूट करें, और अगर नहीं हो पा रहा तो चैट पे बता दें। ठीक है जी, चलो मैंने राइट्स ले लिए सबसे। अब कोई अपनी मर्जी से माइक अनम्यूट नहीं कर सकता। किसी को इश्यू है तो जस्ट आस्क मी अ क्वेश्चन और रेज योर हैंड, और उसके बाद मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करूंगा, ताकि इससे गलती से कोई लग जाता है और पीछे शोर हो रहा है तो वो क्लास डिस्टर्ब ना हो हमारी। चले अब हम चलते हैं। और ये सारा किसी को वो हैंड राइज करने का ऑप्शन नहीं मिला तो प्लीज आप चैट पे लिख के देते हैं, मैं आपको आपका माइक अनम्यूट कर लूंगा और आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्प्रेडशीट को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं और हम डिसीजन मेकिंग की तरफ चलते हैं। और ये आज से हमारी अगली क्लास शुरू हो रही है, और पहले तो हमारा रिवीजन था ताकि आप लोग क्लियर हो सकें प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज पिछले ग्रुप में मैंने जब प्रेजेंटेशन का कहा था और लोग नहीं आए थे तो मुझे ये फील गई थी कि मे बी द टॉपिक्स आर नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई यू गाइस आर नॉट विलिंग टू कम एंड गिव योर प्रेजेंटेशन। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करने की कोशिश की है। अच्छा, अब आप बात करें कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी होती है। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? दानिशमंदी, अक्लमंदी। मैनेजर मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स। देखो, मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेता है उसमें कंसिस्टेंसी होती है और उसमें वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को अटेम्प्ट किया जाता है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है ये ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश की जाती है विद स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, बताई हुई या मौजूदा। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, परेशानियां, दुश्वारियां या लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, दुश्वारियों के अंदर रहते हुए सबसे से ज्यादा फायदा लेने के लिए डिसीजन लेने के जो लिया जाता है उसे हम रैशनल डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर करते हैं इसको बेहतर। मैं ये चाहता हूं कि हमारी क्लास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बहुत अच्छी हो, और आप लोग जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास खत्म कर लें या कोर्स कंप्लीट कर लें, मार्क्स की मुझे फिक्र नहीं रहती, लेकिन आप लोग की स्किल लेवल एक अलग तरह की हो। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो चुकी हों, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आते हों, और आप एक बहुत अच्छे मैनेजर बन चुके हैं। मैं ये चाहता हूं। अब इसके लिए मेरे जहन में क्या आता है कि आपको मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना बेहतर होगा। अब प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं चाहता हूं कि क्लासरूम के अंदर एक ऑफिस बन जाए, ऑफिस एनवायरनमेंट बन जाए। हर बच्चा एक चेयर पे नहीं बल्कि अपने डेस्क पे बैठा हो, हर बच्चे के पास अपना एक कंप्यूटर हो, और मैं क्लास में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दूं, डिपार्टमेंट से हर बंदे को एक मैनेजर बना दूं, हर क्लास में वो मैनेजर चेंज होते रहें, और हम क्लास में कोई एक टास्क है जो परफॉर्म करें और सब लोग उस टास्क से गुजरें, ताकि सबको अंदाजा हो कि टास्क गुजरने में कितनी मुश्किलात आती हैं और उसको रिजॉल्व करने की। दिस इज समथिंग आई वांट। लेकिन जब मैं ये करने जाता हूं तो पता चलता है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, पता चलता है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, पता चलता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज या वसाइल ही मौजूद नहीं है। तो मैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस हद तक नहीं जा सकता बिकॉज मेरे पास बजट ही नहीं, हमारे पास टाइम इतना मौजूद नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल ही मौजूद नहीं है। तो याद रखिए कि मैनेजर है वो अपने वसाइल या कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। दिस इज वी कॉल अ रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर की तरफ से दानिशमंदाना फैसला अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। याद रखिएगा, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है।
लेकिन मैनेजर अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपनी कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लेने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, अगर अपनी कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए उसने बेस्ट ऑप्शन ले लिया, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर लिया, तो इट मींस उसका डिसीजन एक रैशनल डिसीजन था। और अगर कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए भी बेहतर डिसीजन नहीं लिया और बेहतरी आ सकती थी इन्हीं लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए भी, तो इसका मतलब उसका डिसीजन रैशनल नहीं है, उसमें और भी बेहतरी की गुंजाइश बाकी। अच्छा, इसके बाद assumptions are decision maker। आपको डिसीजन मेकिंग के वक्त कुछ assumptions हैं। सबसे पहले आप परफेक्टली रैशनल, फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। आपका जो डिसीजन है वो परफेक्टली रैशनल होना चाहिए, बिल्कुल अक्लमंदाना होना चाहिए, फुली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और साथ साथ लॉजिकल भी होना चाहिए। फिर इसके बाद have carefully defined the problem and identify all viable alternate। viable means possible। तमाम आपका जो भी डिसीजन, आपका प्रॉब्लम है, वो आपने केयरफुली एनालाइज किया हुआ। याद रखिएगा, अगर आपने अपने प्रॉब्लम को क्लियरली एनालाइज या क्लियरली डिफाइन नहीं किया, आप चाहे जितने भी अच्छे स्किलफुल मैनेजर क्यों ना हो, आप अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिलहाल एक काम करता हूँ कि मैं एक साहब को अनम्यूट करता हूं, और वो साहब कौन है? सालिया नकवी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आप कर सकती हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया, अनम्यूट कीजिएगा माइक को। यस सर। ठीक है, सालिया नकवी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप फैसला लें मेरे एक मसले को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? और मेरा मसला क्या है कि मुझे मसला है। सर मसला ही बता दें, क्या मसला है? बस एक मसला है। यस सर। तो आप डिसीजन ले सकती हैं इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर? नो सर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है। चले मैं आपको प्रॉब्लम और बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि यार होता नहीं है। सर क्या नहीं होता मतलब? प्रॉब्लम का नहीं पता। एग्जैक्टली। जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तब तक अच्छा कैसे? अच्छा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। सर नहीं हो सकेगा फिर। मैं बता तो रहा हूँ, मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा मैं रहा। डिसीजन ही नहीं ले सकूंगी ना फिर। Why? बिकॉज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन महदूद है, लिमिटेड है, कंप्लीट नहीं है। यस सर। तब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पे डिफाइन नहीं होगी, तब तक एक मैनेजर चाहे वो जितना भी स्किलफुल हो वो डिसीजन नहीं ले सकता। चलें ठीक है जी, आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा बच्चों, आपको क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं होती तो आपका डिसीजन रैशनल कभी नहीं हो सकता। आप तुक्का तो लगा सकते हैं, अच्छा ये कर लो भाई, तो वो, लेकिन वो कभी भी रैशनल डिसीजन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइड ऑल वाइबल ऑल्टरनेट्स। याद रखिएगा, जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेट्स या चॉइसेस हैं उन सबको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिलफर्ज आप एक कार लेना चाहते हैं, तो जब आप अपने ऑल्टरनेट्स को डिफाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त याद रखिएगा तमाम के तमाम कार्स ब्रांड्स को अपने पास रखना है। ऐसा ना हो कोई ऐसा ब्रांड जो कि आपका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था, आपने उसे उस लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं किया, तो याद रखिएगा कभी वो आपकी सिलेक्शन में रिजल्ट के तौर पे नहीं आ सकता। तो आपने तमाम के तमाम पॉसिबल ऑल्टरनेट्स को लिस्ट डाउन करना, आइडेंटिफाई करना लाजमी है। फिर इसके बाद अगला है हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं। आप कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं, आप रिस्क मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाह रहे हैं। आपका एक्चुअली गोल क्या है, जितना क्लियर होगा आप उतना ज्यादा रैशनल डिसीजन लेने के चांसेस आपके बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद है विल सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव that maximize outcomes in the organization's interest rather than in their personal interest। extremely important point। और मैं आपको यही नसीहत करूंगा बेटा, जब आप लोगों को अपना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करने का मौका मिले, प्लीज रिलीजियसली इस पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। इस पॉइंट में ये है कि आप जब भी कोई ऑल्टरनेट चूज करेंगे, याद रखिएगा आपने सिर्फ और सिर्फ उस ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे सकता हो, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम आउटपुट इंट्रोड्यूस कर प्रोवाइड करता हो, ना कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शामिल हो। हमारे यहाँ जो प्रिक्योरमेंट, माजरत के साथ, जो प्रिक्योरमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो परचेज के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो बहुत ज्यादा डंडी मारते हैं। कोटेशन किसी और चीज की होती है, सस्ते में या कम बेहतर चीज मिल सकती है,
लेकिन वो लो क्वालिटी की चीज महंगे दामों इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस बंदे से उन्होंने लेना है, जिस वेंडर से उनसे लेना है, वो वेंडर उनको खास कट दे रहा होता है हर परचेज के ऊपर, तो इसलिए वो टेंडर उनको असाइन करवा देते हैं, वो चीजें उनसे खरीद लेते हैं। इट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को नहीं देख रहा, वो अपने फायदे को थोड़ा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को उसने बालाए ताक रख दिया है। तो याद रखिएगा, आपने अपने फायदों को साइड पे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देनी है। क्योंकि याद रखो, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, आप हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो आप भी एग्जिस्ट करते हो। इफ यू आर मैनेजर, बट मैनेजर अब अपने घर पे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इफ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एंड ग्रोइंग देन यू विल बी एबल टू सस्टेन योर पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी ये पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो आपकी ये पोजीशन भी नहीं। सेम गोज विद योर टीम, आपकी टीम है तो आप मैनेजर हैं, आपकी टीम ही नहीं तो आप मैनेजर भी नहीं। So there must be a someone to lead. If the people are there, then you will be able to lead them. If the people are not there, तो आप फिर लीडर भी नहीं हो, बिकॉज लीडर के लिए लीड करने वाले लोग मौजूद होने चाहिए जिनको वो लीड करवा सके। अच्छा जी, आई बिलीव रैशनैलिटी क्लियर हो चुकी है। मैं यहाँ रोकता हूँ और मैं अब सवाल कर रहा हूँ अरीबा हमीद। अरीबा हमीद, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बेटा, आपके जहन में रैशनैलिटी क्या है, क्या समझ में आया, जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी हो आपकी, रैशनैलिटी क्या है और रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है? सर, हमें किसी चीज के बारे, प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह पता हो, सारे अल्टरनेटिव्स पता हो, शाबाश, जो हम अक्लमंदी से फैसला करें, सारी चीजों को नजर में रखते हुए। शाबाश। और कुछ ऐड करेंगी इसमें? नो सर। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ रुककर एक और क्वेश्चन पूछूंगा और ये है सफिया। सफिया बहन, आप अनम्यूट कीजिएगा। सफिया, अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को। आई बिलीव मे बी टेक्निकल इशू है। कुरतुलैन, कुरतुलैन अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। कुरतुलैन मोहम्मद हुसैन, कुरतुलैन। कुरतुलैन भी नहीं है। माहम अकरम, माहम अकरम, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। माहम अकरम बेटा, आपके जहन में, आपके अंडरस्टैंडिंग में रैशनैलिटी क्या चीज है, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, क्या समझ में आया? सर वो जो है वो क्या, इसमें ये कि वो वैल्यू मैक्सिमाइजिंग, इसमें से ये कह रहे हैं कि जो है उनको, मतलब वो बहुत अपना दानिशमंदाना फैसला करें, बहुत कम टाइम में, उनको ज्यादा इन चीजों, इन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पता ना हो, जैसे कि वो इतना, मतलब नहीं समझ आ रहा सर, भूल गई मैं। चलो ठीक है, ठीक है, काम डाउन हो जाए, हो जाता है। आई बिलीव थोड़ी सी आप चाहे, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप और से सुने, हम ये आंसर किसी और से ले लेते हैं। स्कुरदुलैन कहाँ है बच्चे? अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। मोहम्मद एहसनुल्लाह, मोहम्मद एहसनुल्लाह, माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। जी बेटा, रैशनैलिटी के बताइएगा, रैशनैलिटी क्या चीज होती है आपके जहन में, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या चीज है? सर, ऐसा डिसीजन लिया जाए जो कंपनी के लिए बेटर हो। ठीक है, और ऐसी चॉइस और ऐसी स्पेसिफिक जो आपको अपनी प्रॉब्लम पता हो पूरी तरह, और आपको अपने गोल जो है आपको क्लियर पता हो, तो आप एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। सही है, दैट इज बी कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चे, चलें, गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट बाकी है। अब हमारा ड्यूरिंग इसी बात के दौरान अभी सेशन रुक जाएगा, हम तकरीबन 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। और ये टाइम में इसलिए लगता है ताकि वीडियो पॉपुलेट हो सके। और आपने करना क्या है, वापस जब आप आएंगे तो हम नेशनल डिसीजन मेकिंग पे एक सवाल और लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल जाएंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है
कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो सके और आप थोड़ी सी जागते रहें। नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस